दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 दिसंबर 2021। जी हाँ, ये 2021 का आखिरी महीना है, लास्ट महीना। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, मुंगेर, जमुई, नालंदा, बांका सहित 35 जिलों में ओबीसी कन्या आवासीय +2 स्कूल बनाया जाएगा, जहां इसको लेकर ज़मीन चिन्हित किया जा रहा है। जहां खबर के अनुसार पटना, मुंगेर, जमुई, नालंदा, बांका, औरंगाबाद, किशनगंज, बांका में स्कूल बनाने के लिए ज़मीन का चुनाव कर लिया गया है, जबकि बचे हुए अन्य जिलों में बहुत जल्द ज़मीन का चुनाव किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां अभी चल रही है, जारी है। आपको बता दूं कि पटना के बिहटा में ओबीसी कन्या आवासीय +2 स्कूल के लिए लगभग 3 एकड़ जमीन का चुनाव किया गया है, जबकि औरंगाबाद में 4 और नालंदा में 5 एकड़ से कुछ कम जमीन स्कूल बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के करीब 9 लाख छात्र छात्राओं को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। जहां सरकार इन छात्र छात्राओं के बैंक खाते में मोटी राशि ट्रांसफर करने की तैयारी में जुट गई है। जहां ये पैसा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का है। जहां अगर आप भी इस छात्रवृत्ति के लिए योग्य हैं तो फिर अपने बैंक पासबुक को चेक करते रहिए। दरअसल बिहार में पिछले 3 सालों से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का वितरण नहीं हो सका है। हालांकि 3 वर्षों से छात्रवृत्ति से वंचित तकरीबन 9 लाख छात्र छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति की राशि बटने का रास्ता साफ हो गया है। जहां वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत करीब 3000 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि बांटने की तैयारी शुरू हो गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में घर मकान बनाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक निजी के साथ ही सरकारी क्षेत्र की इमारतों के निर्माण को लेकर सरकार के द्वारा नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा, सबको अनिवार्य होगा। खबर के अनुसार बिहार में घर मकान बनाने के दौरान निर्माण सामग्रियों को ढका जाना आवश्यक है, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। जब बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसी समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। आपको बता दो कि भवन निर्माण विभाग ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि शहर में किसी प्रकार का वायु प्रदूषण ना हो, इसके लिए एजेंसियों, कंपनियों को निर्माण सामग्री ढकना होगा। यानी कि घर बनाने वाले सामान जैसे गिट्टी, लोहा, सरिया, बालू आदि, इसको ढक करके रखना होगा। साथ ही साथ गिट्टी, बालू, सरिया को गाड़ी से ले जाने के दौरान भी ढक करके ही ले जाना होगा। विभाग ने साफ कर दिया है कि शहर में वायु गुणवत्ता के स्तर को बेहतर रखने के लिए इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। इस नियम का पालन नहीं करने वाले एजेंसियों, कंपनियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसको लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि देश में एनआरसी लागू होगा या नहीं, इस पर मोदी सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। ये जानकारी केंद्र की ओर से लोकसभा में लिखित जवाब के द्वारा दी गई है। जब केंद्र की ओर से लोकसभा में बताया गया है कि देश भर में एनआरसी लागू करने पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए पर पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में बताया है कि सीएए को 12 दिसंबर 2019 में अधिसूचित किया गया था और ये 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। लेकिन इसके नियमों को बनने में अभी समय लगेगा और इनका अधिसूचित होना अभी भी बाकी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सीएए के दायरे में जो भी आएगा वह नियम लागू होने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। जहां सीएए और एनआरसी को लागू करने पर गैर भाजपा शासित राज्य लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि एनडीए के समर्थन वाली नीतीश सरकार ने भी बिहार में एनआरसी लागू न करने पर बयान दिया था। इसके अलावा बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान समेत अन्य राज्य एनआरसी को लागू करने से इनकार कर चुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां 24 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। दरअसल बीते 22 नवंबर को मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें कई मरीजों ने ऑपरेशन करवाया। वही अस्पताल की लापरवाही ने सभी मरीजों को जीवन भर के लिए अंधा बना दिया। यह मामला बिहार के मुजफ्फरपुर के चर्चित आई हॉस्पिटल का है, जहां सोमवार को मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने जाँच का आदेश दिया
है। साथ ही साथ सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में बीते 22 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक विशेष मोतियाबिंद ऑपरेशन का कैंप लगाया गया था। इसमें करीब 24 से अधिक महिलाओं और पुरुषों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था, लेकिन महज 1 सप्ताह के भीतर ही सभी के आंखों में इन्फेक्शन हो गया। लोगों की हालात इतनी खराब हो गई है कि दूसरे जिलों में जाकर इलाज करवाना पड़ा और सभी अंधे हो गए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव में इस बार फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए कई नए प्रयोग किए गए हैं। इसी के तहत बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान के लिए मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक सिस्टम की भी व्यवस्था शुरू की है। लेकिन चुनाव के दौरान इसी बायोमेट्रिक सिस्टम को संचालित कर रहे साइबर ठग ने मतदाता पहचान के नाम पर मतदाताओं के खाते से 1 लाख रुपए से अधिक की निकासी कर ली है। जब रुपए की निकासी का मैसेज मतदाताओं के मोबाइल पर आना शुरू हुआ तो वोटरों ने मतदान केंद्र पर हंगामा शुरू कर दिया। इस मामले की जानकारी मिलते ही एसडीओ सदर खुशबू गुप्ता पुलिस बल के साथ मतदान केंद्र पर पहुंची, जिसके बाद बायोमेट्रिक सिस्टम संचालक को हिरासत में ले लिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा परिसर से शराब की खाली बोतलें मिली है। इससे सनसनी फैल गई है, सियासत भी होने लगी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के चैम्बर से महज 200 मीटर की दूरी पर शराब की बोतलें कैसे मिल गई है। जहां बैठे हैं वहीं शराब की बोतलें मिल रही है। सीएम को खुद आकर देखना चाहिए, वरना बाद में वे कहेंगे कि हमने तो देखा ही नहीं। पानी की बोतलें होगी। आरजेडी विधायकों के साथ घूम घूम करके तेजस्वी यादव ने शराब की बोतलें देखी है। उन्होंने इसके बाद सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, यहां कल ही शपथ ली गई थी। सीएम नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही बड़ी समीक्षा की थी। उसका परिणाम यही निकला है कि विधानसभा परिसर में ही शराब की बोतलें, कई बोतलें मिली है। यह पूरी तरीके से सीएम नीतीश कुमार की विफलता है। यह शपथ ग्रहण बिल्कुल भी नौटंकी है। यदि प्रशासन के लोग मिले नहीं है तो फिर यहाँ कैसे बोतलें आई? आखिरकार गृह मंत्री कहां सोए हुए हैं? तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब सीएम नीतीश कुमार की गाड़ी चलती है तो 1 किलोमीटर दूर तक गाड़ियां रोक दी जाती है, लेकिन जहां वे बैठते हैं वहां 50 से 100 मीटर की दूरी में बोतलें मिलती है। तो ये क्या समझा जाए? दोस्तों संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन नरेंद्र मोदी सरकार ने दोनों सदनों में तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने का कृषि कानूनों का निरस्तीकरण विधेयक 2021 पारित कर दिया। इसके बाद दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर पर जमा हजारों आंदोलनकारी और संयुक्त किसान मोर्चा असमंजस्य में है, क्योंकि आम जनता भी चाहती है कि आंदोलन खत्म हो। यह अलग बात है कि तीनों कृषि कानून निरस्त होने के बावजूद भी गाजीपुर, सिंगू, शाहजहांपुर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन अभी तक जारी है। उस बीच दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर यानी कि कुंडली बॉर्डर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 साल से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा कृषि कानून विरोधी धरना इस सप्ताह खत्म हो सकता है। सरकार ने जिस तरीके से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कराया है, उससे अब आंदोलनकारी भी घर वापसी की तैयारी है। इसका इशारा भी मिलने लगा है। सोमवार को आंदोलनकारियों द्वारा टिकरी बॉर्डर पर कई जगहों से तंबू हटाए गए और अब वे घर वापसी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुंडली बॉर्डर पर पंजाब की 32 जत्थेबंदियों की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 4 को नहीं बल्कि 1 दिसंबर को होगी। उधर टिकरी बॉर्डर पर पंजाब की नेता अब दबी जबान में ये कह रहे हैं कि जब वे पंजाब से चले तो एमएसपी की कोई मांग नहीं थी। ये तो दिल्ली की सीमाओं पर आने के बाद ही जोड़ी गई। उस पर भी सरकार ने कमेटी बनाने का ऐलान किया है। यहाँ स्पष्ट है कि सरकार ने इस मसले को नकारा नहीं है। पंजाब के किसान नेता प्रगट सिंह ने कहा है कि अब जल्द ही घर वापसी करेंगे। यह सरकार ने जिस तरीके से कानून वापसी का प्रस्ताव पारित किया है, यह आजाद भारत के इतिहास का पहला मौका है। यह सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। पंजाब के अन्य किसान नेता अमरीक सिंह ने कहा है कि हम जो संकल्प लेकर आए थे वे पूरा हो गया है, जल्दी हम घर वापसी करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां आरजेडी के सीनियर नेता और विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी एमएलए संजय सरावगी विधानसभा कैंप में ही भिड़ गए। इस दौरान आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी एमएलए को सरेआम भद्दी भद्दी गालियां दी। मौके पर मौजूद पत्रकारों के दखल से दोनों को अलग किया गया, वरना नौबत मारपीट की आ गई थी। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने भाजपा के विधायक को धमकाते हुए कहा कि कायदे में रहो, वरना यहीं पर पटक पटक करके रख देंगे, ठीक कर देंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा विधायक सरावगी को जमकर गालियां भी दी। जहां आरजेडी विधायक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार पर पहले तो भाजपा के विधायक शांत रहे, लेकिन लगातार अभद्रता पर उन्होंने आरजेडी विधायक को होश में रहने को कहा।
दोस्तों, मोबाइल एडिक्शन जो ना करवाए हुए कम है। इंटरनेट की दुनिया में इसकी अजब गजब मिसालें अक्सर मिलती रहती है। कुछ ऐसा ही मामला राजस्थान के चूरू में सामने आया है, जहां पर एक युवक को मोबाइल की इस कदर लत लग गई कि वे अपने सुध बुध तक खो चुके हैं। जहां हैरानी का आलम यह है कि 20 साल का यह लड़का अब अपने घर वालों तक को नहीं पहचान पा रहा है, यानी कि मामला मेमोरी लॉस होने तक बिगड़ चुका है। फिलहाल परिजनों ने उसे चूरू के अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक 20 साल का अकरम बिजली बाइंडिंग का काम करता है। जहां उसके चाचा ने बताया है कि पिछले 1 महीने से वह अपना पूरा टाइम मोबाइल पर बिता रहा था। जहां कई बार तो ऐसा हो जाता था कि वह पूरी रात मोबाइल से चिपका रहता था। उसकी लत इस कदर बड़ी कि उसकी भूख प्यास भी खत्म हो गई थी। जहां वहीं अकरम की मां के मुताबिक जब वह उसे खाना देती थी तो वह प्लेट को बिस्तर पर गिरा देता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकरम की यह हालात देखने के बाद घर वाले परेशान हो उठे। जहां अब शहर के नामी मनोचिकित्सक अकरम का इलाज कर रहे हैं। जहां डॉक्टरों ने उनका सीटी स्कैन कराया है और अब उसके हिसाब से युवक का इलाज किया जा रहा है। जी हां, इस खबर के सामने आने के बाद सैकड़ों पेरेंट्स में अपने बच्चों को लेकर फिक्र बढ़ गई है। जब पेरेंट्स का कहना है कि कोरोना काल में करीब 1.5 साल से बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब ऑनलाइन हो रही है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि लोगों को अपने बच्चों का ध्यान रखने के साथ ही उनकी एक्टिविटी पर भी नजर रखनी चाहिए, ताकि उन्हें एक निश्चित समय से ही मोबाइल का इस्तेमाल करने की सीख दी जा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या देश की राजनीति में सोनिया गांधी के दिन गए? क्या अब ममता बनर्जी विपक्ष में मुख्य रूप से सामने आ गए हैं? टीएमसी द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में शामिल न होने पर भाजपा नेता दिलीप घोष की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसके बाद इसे बवाल खड़ा हो गया है। जब दिलीप घोष ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि सोनिया गांधी के दिन अब खत्म हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ममता बनर्जी अब विपक्ष की नेता बनना चाहती है। कांग्रेस द्वारा बुलाई गई विपक्षी बैठक में टीएमसी के न जाने पर भाजपा उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि ये नाटक बहुत पुराने हैं। हर दल विपक्षी दलों का नेता बनना चाहता है। ममता बनर्जी भी यही चाहती है। सोनिया गांधी के दिन अब खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्णिया के पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह की हत्या की सीबीआई जांच और फिर मामले में मंत्री लेसी सिंह की बर्खास्तगी की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी द्वारा आहूत पूर्णिया बंद और चक्का जाम का मिला जुला असर रहा। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर चक्का जाम करके यातायात बाधित की। यह चक्का जाम के बाद भी इस दौरान बाजार खुले रहे। यह चक्का जाम के कारण घंटों जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, जबकि एनएच पर सैकड़ों वाहन यानी कि गाड़ियां जाम में फंसे रहे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सभी छोटे छोटे मंदिरों का भी अब रजिस्ट्रेशन होगा। जहाँ गली मोहल्लों में बने वैसे सभी मंदिर जहां कई लोग आकर पूजा करते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं, जहां उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन के बाद सभी मंदिरों को 4% टैक्स भी भरना होगा। जब बिहार के धार्मिक न्यास बोर्ड ने आर्थिक रूप से बिगड़ते हालात से निपटने के लिए ये नया तरीका निकाला है। इसके तहत वैसे मंदिर जो किसी भी घर की 4 दीवारी में हैं या किसी व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाई गई है, लेकिन लोग वहां पूजा करते हैं, तो उस पर भी 4% टैक्स लगेगा। जब धार्मिक न्यास बोर्ड ने सभी मंदिरों से रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही है। जब बोर्ड की ओर से कहा गया है कि जिस भी मंदिर में कई लोग आकर पूजा करते हैं उसे सार्वजनिक माना जाएगा और उस पर 4% टैक्स लगेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में शराब की खाली बोतलें मिलने के बाद हंगामा मच गया है। इस मसले पर विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार पर खूब हमला बोला है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे गंभीर मामला बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है। अध्यक्ष अगर अनुमति दे दे तो फिर मुख्य सचिव एवं डीजीपी को तहकीकात करने के आदेश दे देते हैं। यह बहुत आवश्यक है। वहीं इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार विधानसभा के भीतर शराब की बोतलें कहां से आई, सीएम को खुद निरीक्षण करना चाहिए। शराब माफिया के साथ सीएम नीतीश कुमार की फोटो हमने देखी है। नीतीश कुमार के मंत्रियों को अपराध करने की छूट है। मुख्यमंत्रियों को बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व मध्य रेल ने सबसे अधिक राजस्व वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची जारी की है। इसमें पटना जंक्शन पहले नंबर पर, जबकि दूसरे नंबर पर दानापुर का स्थान है। खबर के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेशन पटना जंक्शन है। वहीं 12वें स्थान पर रहने वाला गया स्टेशन इस बार 6 नंबर पर छलांग लगाते 6ठे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर जंक्शन है। जहां सबसे अधिक रेवेन्यू देने वाले स्टेशनों की लिस्ट में दरभंगा जंक्शन 5वें नंबर पर है। वहीं समस्तीपुर जंक्शन की रैंकिंग में भी इस बार काफी सुधार देखने को मिली है। जहां समस्तीपुर जंक्शन की रैंकिंग 9 से घटकर 7वें स्थान पर पहुंच गया है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को भले ही बंद कर दिया है, लेकिन अपने पूर्व विधायकों और मंत्रियों के पेंशन में कोई भी कमी नहीं की है। जहां खबर के अनुसार बिहार में पूर्व विधायकों को मात्र 5 साल की सेवा देने के बाद हर माह 35,000 पेंशन मिलती है। जहां इतना ही नहीं, इनके पेंशन में हर साल 3,000 रुपए की वृद्धि भी होती है। साथ ही साथ इन्हें कई सरकारी सुविधाएं भी मिलती है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में कई ऐसे माननीय मौजूद हैं जो एक सदन से वेतन तो ले रहे हैं और दूसरे सदन से पेंशन भी प्राप्त कर रहे हैं। कुछ माननीयों को लोकसभा से पेंशन मिल रहा है और बिहार विधानसभा से वेतन दोनों मिल रहा है। कुछ को विधानसभा से पेंशन तो लोकसभा से भी वेतन मिल रहा है। जहां वही 30 साल तक सेवा देने वाले सरकारी कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया गया है। ये कैसे न्याय है? जहां बिहार के कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार पेंशन को फिर से बहाल करे, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर किसी भी तरह के कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि अक्सर इसकी चर्चा होती रहती है। बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी चर्चा होती है। इस बार मामला छपरा जिले के मशरक का है, जहां शिक्षकों की लेट लतीफे से परेशान होकर स्कूल के छात्रों ने भी विद्यालय में ताला लगा दिया। इस बार मामला बिहार के सारण छपरा जिले के मशरक का है, जहां शिक्षकों की लेट लतीफे से परेशान होकर स्कूल के छात्रों ने ही विद्यालय में ताला लगा दिया। इसके बाद इसे वे शिकायत करने के लिए पुलिस के पास पहुंच गए। थाना अध्यक्ष से गुहार लगाई और पूरी बात बताई। जब बताया जाता है कि मशरक प्रखंड मुख्यालय के पास स्टेशन रोड में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चे शिक्षकों की लेट लतीफे से परेशान थे। इसके बाद उन्होंने तंग आकर न सिर्फ विद्यालय में ताला लगा दिया, बल्कि वे थाने गए और शिकायत दर्ज कर दी। जहां बच्चों को एक साथ देखकर पुलिसकर्मी भी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद मशरक के थाना अध्यक्ष ने बच्चों की बातों को सुना। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को फोन करके मामले की जानकारी दी। थाना अध्यक्ष ने खुद पहुंचकर स्कूल भी खुलवाया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जमीन खरीद बिक्री को लेकर सरकार नया कानून ला रही है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बहुत जल्द विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जाएगा। नए नियम अनुसार बिहार में दाखिल खारिज के दौरान जमीन के दस्तावेज के साथ जमीन के उस हिस्से का नक्शा भी जोड़ा जाएगा जिसकी खरीद बिक्री हुई है। साथ ही साथ दाखिल खारिज में जमीन के बदले स्वरूप की चौहद्दी भी दर्ज की जाएगी। आपको बता दो कि बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो विधेयक ला रही है उसका नाम बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक 2021 है। बहुत जल्द बिहार विधानसभा से इस विधेयक को पास कर दिया जाएगा। इसके बाद इस नियम को बिहार में लागू कर दिया जाएगा। सरकार के इस नई व्यवस्था से रजिस्ट्री के समय से ही यह साफ हो जाएगा कि जमीन के किस हिस्से की बिक्री हुई है। अब जमीन खरीद बिक्री के दौरान अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के समय डीड के साथ भूखंड का नक्शा भी जमा करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। सीमांचल मिथिलांचल सहित राजधानी पटना में धुंध और कुहासे का असर देखने को मिल रहा है। ठंड की वजह से ट्रैफिक कम दिख रही है। सुबह में सीमांचल मिथिलांचल सहित पटना का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तो रात में और पारा इसमें भी कमी हो जा रहा है। हालांकि धूप खिलने के बाद तापमान में इजाफा थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। वही मौसम विभाग की माने तो अभी बिहार में लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने जा रही है। आने वाले दिनों तक बिहार में पछुआ हवा चलने का पूर्वानुमान है, जिसके कारण बिहार में तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। उत्तर बिहार में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और साउथ बिहार में 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है, जबकि उत्तर बिहार में न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और साउथ बिहार में 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान रह सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पार्कों को और बेहतर किया जा रहा है। यह बिहार सरकार की तरफ से पूरे बिहार के पार्कों को डेवलप किया जा रहा है। यह फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत पार्कों को लेकर काम किया जाएगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कंकरबाग में MIG पार्क के उद्घाटन के दौरान ये बातें कही है। मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि फॉरेस्ट विभाग काफी तत्परता से जीर्णोद्धार कर रहा है। पार्कों का और प्रदूषण को समाप्त करने की पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। वातावरण को शुद्ध करने के लिए विभाग हर जरूरी कदम उठा सकते हैं। प्रशासन के द्वारा पार्कों में नीम के पेड़ भी लगाया जाएगा। इसके अलावा आम जनों के लिए पार्कों में फलदार पेड़ लगाए जाएंगे, जहां घूमने के साथ साथ उन्हें ताजा फल भी मिलेगा। जहां पार्कों में हर तरह की व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप बिहार में रहते हैं और आने वाले दिनों में बैंक से संबंधित काम को लेकर योजना बना रहे हैं तो फिर पहले ये खबर आप जरूर जान लें। दरअसल दिसंबर के महीने में
कई दिन बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा साल 2021 की शेयर की गई छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार दिसंबर में सभी सार्वजनिक और प्राइवेट बैंक 12 दिनों तक बंद रहेंगे। 5 दिसंबर को रविवार की वजह से बैंक बंद रहेंगे। 11 दिसंबर को दूसरा शनिवार होने की वजह से बैंक में छुट्टी रहेगी। 12 दिसंबर को रविवार की वजह से बैंक बंद रहेंगे। 19 दिसंबर को रविवार की वजह से बैंक बंद रहेंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस चौथा शनिवार की वजह से बैंकों में छुट्टी रहेगी। 26 दिसंबर को रविवार की वजह से बैंक बंद रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को पूरी तरीके से लागू करने के लिए पुलिस और मद्य निषेध विभाग ने कमर कस ली है। पुलिस एक ओर जहां लगातार कई तरह के अभियान चला रहे हैं, वहीं मद्य निषेध विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर जब के पाठक ने पदभार संभाला तब से विभाग द्वारा शराबबंदी को लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार चल रही है। जहां इस बीच मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक बड़ी पहल की है। अब शराब से जुड़ी कोई भी जानकारी आम लोग सीधे तौर पर अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए बेहद सख्त माने जाने वाले अधिकारी के पाठक ने अपना आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है और ये नंबर है 9473400600। के पाठक का व्हाट्सएप नंबर है। ये बताया गया है कि शराब के बारे में सूचना देने वालों की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। के पाठक द्वारा पदभार संभालने के बाद मद्य निषेध विभाग लगातार एक्शन मोड में है। दोस्तों बात करते हैं कि महामारी से जुड़ी पाबंदियां हटने के बाद आर्थिक और कारोबारी गतिविधियों में तेजी के बीच नौकरियों के मोर्चे पर अच्छी खबर है। यह टीम लीज सर्विसेज की रिपोर्ट्स के मुताबिक ई कॉमर्स, टेक, स्टार्टअप और खुदरा क्षेत्र में मौके बढ़ने की वजह से अक्टूबर दिसंबर तिमाही में नौकरियों में 41% इजाफा देखने को मिलेगा। जब भारतीय कंपनियां दिसंबर 2021 तक बड़ी संख्या में भर्तियां करेगी, इससे दिसंबर तक देश में कर्मचारियों की मांग में 43 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दिसंबर तिमाही के दौरान सबसे ज्यादा भर्तियां बेंगलुरु और नई दिल्ली में होगी। इन दोनों शहरों में भर्तियों में 67% और 59% का इजाफा हो सकता है, जहां हैदराबाद में 63% तेजी रह सकती है। जब भारतीय कंपनियों ने पिछले तिमाही में बेंगलुरु में 60%, नई दिल्ली में 51% और हैदराबाद में 41% भर्तियां की थी। दोस्तों बात करते हैं कि देश के कई राज्यों में पीने के पानी में लोहे की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने सोमवार को कहा है कि अगस्त 2018 से दिसंबर 2020 तक की अवधि में कुछ नदी घाटियों में स्थित 414 स्थानों पर पेयजल में लोहे की मात्रा निर्धारित मापदंड से अधिक पाई गई है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने कहा है कि 1 जून 2019 से 31 मई 2020 तक की अवधि में 588 स्थानों में से 8 में नाइट्रेट की मात्रा पेयजल के लिए निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई थी। उन्होंने कहा है कि अगस्त 2018 से दिसंबर 2020 की अवधि में जानकारी के अनुसार राजस्थान, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गुजरात, मणिपुर, दिल्ली, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के राज्यों में पड़ने वाले कुछ नदी घाटियों में स्थित 414 स्थानों पर पेयजल की निर्धारित मापदंडों से अधिक लोहे की मात्रा पाई गई थी, जो पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मंत्री ने आंकड़े भी शेयर किया है, जिसके अनुसार 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 248 जिलों के कुछ हिस्सों में पीने के पानी में निर्धारित सीमा से अधिक खारापन मौजूद था। दोस्तों अब बात करते हैं कि राजनीतिक दलों के नेता भले ही एक दूसरे के विरोधी हों, उनका मत भले एक दूसरे से नहीं मिलते हों, लेकिन नेताओं के बीच मतभेद नहीं होता। जी हाँ, संसद हो या फिर बहस का मंच, ये नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन राजनीतिक कटुता के बीच ये हल्के फुल्के पलों के मजे लेने से भी नहीं चूकते हैं। जहाँ ऐसा ही एक नजारा रविवार को सर्वदलीय बैठक के दौरान दिखी। जहाँ रविवार को संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। जहाँ इस अहम बैठक में कई दलों के नेता शामिल हुए। हर पार्टी ने इस बैठक में अलग अलग मुद्दे उठाए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दलों के नेताओं के बीच गर्मा गर्म बहस भी हुई, लेकिन इन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हल्का फुल्का अंदाज भी देखने को मिला, जिसने सबका दिल जीत लिया। यह बैठक के बाद जब टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय संसद परिसर में पत्रकारों से बात कर रहे थे, महंगाई को लेकर सरकार पर हमला कर रहे थे, तभी पीछे से आ रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेहद हल्के फुल्के अंदाज में चुपके से उनके कंधे पर हाथ रखकर थप्पा किया। जहां राजनाथ सिंह यूं तो गंभीर और कम बोलने वाले राजनेताओं के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन लोगों को उनका यह अंदाज बहुत ही पसंद आया। जहां लोग उनके इस अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं, जो आप भी अपने मोबाइल स्क्रीन
पर ये वीडियो देख रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुदीप बंदोपाध्याय पत्रकारों से बात कर रहे हैं, तो वहीं पीछे से आ रहे राजनाथ सिंह कांग्रेस नेता आनंद सिंह के साथ बैठक खत्म करके लौट रहे थे। वे लोग बातचीत करते हुए बैठक से लौट रहे थे, जब तभी उनकी नजर टीएमसी सांसद पर पड़ी, तो फिर उन्होंने माहौल को हल्का करने के लिए मजाकिया अंदाज में चुपके से उनके कंधे पर हाथ रखा और चल दिए। सुदीप बंदोपाध्याय ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वे भी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सके, जहां वहां मौजूद सभी राजनेताओं के चेहरे पर हंसी आ गई। वहीं राजनाथ सिंह ने जाते जाते उन्हें पत्रकारों के साथ बातचीत को जारी रखने का आग्रह किया। भारतीय राजनीति की ये खूबसूरती है कि जहां संसद के भीतर ये नेता एक दूसरे पर सवालों के गोले दागते हैं, तो वहीं संसद के बाहर आपस में बातचीत करते हैं और हंसी मजाक का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। दोस्तों, बात करते हैं कि किसान आंदोलन सहित अन्य मुद्दों को लेकर अपने ही सरकार पर हमलावर रहने वाले भाजपा सांसद वरुण गांधी ने गरीबी को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाया है। मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठाने पर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने वरुण गांधी की तारीफों के पुल बांध दिए और कहा है कि वे नेहरू परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और असली डिग्री वाले हैं। दरअसल भाजपा सांसद वरुण गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखकर गरीबी को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए। जब वरुण गांधी ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि नवंबर की शुरुआत में 3 परेशान करने वाली रिपोर्ट सामने आई। CMIA के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में लगभग 5.46 मिलियन भारतीयों ने अपनी नौकरियां खो दी है। युवाओं का बेरोजगारी दर 2020-21 में 28.36% रहा, जबकि 2016-17 में ये 15.66% ही था। अगस्त 2021 के अनुसार रोजगार के लिए योग्य युवाओं में से लगभग 33% बेरोजगार ही थे। यह सब एक ऐसे दौर में हुआ जब असंगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए एक बैकअप था। इसके अलावा वरुण गांधी ने यह भी लिखा है कि भारत में बड़े पैमाने पर फिर से गरीबी लौट आया है। 150 रुपए से भी प्रतिदिन कम कमाने वाले गरीबी भारतीयों की संख्या 134 मिलियन हो गई है, जो 2020 में 59 मिलियन था। जब मिडिल क्लास का आंकड़ा भी घट रहा है। साल 2020 में मिडिल क्लास 99 मिलियन हुआ करता था, लेकिन 2021 में यह आंकड़ा 66 मिलियन हो गया है। यह सब उस दौर में हो रहा है जहां काफी आर्थिक असमानता है और भारत सिर्फ 1% लोगों के पास कुल 73% संपत्ति है। वरुण गांधी के इसी आर्टिकल भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तारीफों के पुल बांध दिए। जब भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा वरुण गांधी का ओपिनियन काफी पढ़ने योग्य है। उन्होंने आंकड़े को पचा लिया और उसकी काफी अच्छी व्याख्या की है। वरुण गांधी असली डिग्री के साथ नेहरू परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। इसमें 2000 से भी अधिक लोग एक साथ बैठ सकेंगे। बोध गया में बन रहे इस शानदार महाबोधि कन्वेंशन सेंटर यानी कि महाबोधि सम्मेलन केंद्र का काम लगभग पूरा हो चुका है। 136 करोड़ की लागत से इस शानदार कन्वेंशन सेंटर की संरचना अपने आप में बहुत ही खास है। इस मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर में एक ऑडिटोरियम यानी कि सभागार भी है, जिसमें 500 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके साथ साथ इस कन्वेंशन सेंटर में 100 गेस्ट हाउस का भी निर्माण किया गया है। महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बिहार के गया जिले के बोध गया में बन रहा है। इसका निर्माण करीब पूरा कर लिया गया है। इस महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करीब 15 दिनों में किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के विश्वविद्यालय में 2 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार का खजाना जनता के पैसे से चलता है। ऐसे में अगर सरकारी खजाने की राशि गलत इस्तेमाल हुआ है और इसका लोगों में बंडर बांट किया गया है, तो फिर मामले की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए की राशि से जुड़े गड़बड़ी के मामले में अगर जांच की आवश्यकता है तो सरकार इससे क्यों भाग रही है। तेजस्वी यादव ने मांग की है कि इस मामले की जांच निष्पक्ष कराई जाए और दोषी चाहे जो भी हो, अगर उन्होंने सरकारी खजाने की राशि का दुरुपयोग किया है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इससे पहले आरजेडी के विधायक ललित यादव ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनियमितताओं का मामला शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में उठाया। बिहार विधानसभा में विश्वविद्यालय के अंदर अनियमितता को लेकर आरजेडी विधायक ललित यादव के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने सदन के अंदर यह जानकारी दी है कि अब विश्वविद्यालयों के अंदर ऑडिट कराया जाएगा, जबकि आरजेडी विधायक ने मांग की है कि अनियमितताओं की जांच कराई जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत विभाग ने हर जिले में 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गश्ती दल लगाया है। यह गश्ती दल सड़क से लेकर नदियों तक शराब की तस्करी पर पैनी नजर रखेगा और इसके लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी। इसके अलावा शराब पीने वालों की धरपकड़ तेज करने के लिए विभाग ने उपयुक्त संख्या में ब्रेथ एनालाइजर की खरीद की निविदा निकाली है। इसे हर गश्ती दल को दिया जाएगा। वहीं गुप्त सूचना
सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें इनाम दिया जाएगा। जिलों में छापेमारी और गश्ती के लिए गाड़ी और ईंधन की व्यवस्था की जा रही है। एक अन्य कदम के रूप में नीतीश कुमार की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के बाद अब निजी क्षेत्र पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इसके तहत शराबियों को नौकरी नहीं देने का कदम उठाया जा सकता है। आपको बता दें कि 26 नवंबर को बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल ने पटना के ज्ञान भवन में मौजूद अन्य लोगों के साथ शराब का सेवन नहीं करने की शपथ ली थी। उन्होंने शपथ ली है कि वे ना तो शराब का सेवन करेंगे और न ही इससे जुड़ी किसी भी गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। जहां उन्होंने कहा है कि महिलाओं की मांग पर यह कानून लाया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां समस्तीपुर के सदर अनुमंडल क्षेत्र के वारिसनगर थाना इलाके में बिहार पंचायत चुनाव लड़ रहे एक युवक की हत्या कर दी गई। जहां मिली जानकारी के अनुसार वारिसनगर थाना क्षेत्र के रायपुर पंचायत के वार्ड संख्या 9 के वार्ड सदस्य के प्रत्याशी और बिजली मिस्त्री हिमांशु कुमार उर्फ रोशन की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि 29 नवंबर को वारिसनगर प्रखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और उसकी समाप्ति के बाद रोशन अपने घर पर था। उसी दौरान उसे गांव के ही सतो राय द्वारा घर में बिजली खराब होने की बात बताकर ठीक करने के लिए बुलाया गया, लेकिन जब वह काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिवार के लोगों के द्वारा उसकी खोजबीन शुरू की। परिवार के सदस्यों को जैसे ही जानकारी मिली है कि सतो राय ने रोशन को फोन करके बुलाया था, वैसे ही परिजन सत्तो राय के घर पहुंचे, लेकिन वहां से घर के सभी सदस्य फरार थे और घर में रोशन का शव पड़ा था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नवादा से एक अच्छी खबर सामने आई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक कृषि विज्ञान केंद्र नवादा में भर्तियां निकली है। जहां अगर आपने अभी तक का आवेदन नहीं किया है तो फिर आप आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के नोटिस को पढ़ें और फटाफट आवेदन करें। कृषि केंद्र नवादा में SMS के पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं। यह युवा फटाफट आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लें। इसमें योग्यता की बात करें तो मिली जानकारी के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार MSc होनी चाहिए। आयु सीमा के बारे में बात करें तो जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर भर्ती आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 साल निर्धारित किया गया है। इसमें चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो कृषि विज्ञान केंद्र नवादा के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। आप कृषि विज्ञान केंद्र नवादा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के नोटिस को पढ़ें और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन करें। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर मधेपुरा से सामने आ रही है। यहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त राजस्व कर्मचारी देवनारायण मेहता घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं। जन निगरानी विभाग की टीम ने राजस्व कर्मचारी देवनारायण मेहता को 50,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। देवनारायण मेहता जमीन दाखिल खारिज के लिए 50,000 रुपए घूस ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे। इसी मौके पर पहुंचे निगरानी विभाग की टीम के अधिकारियों ने मेहता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोस्तों अगर वायु प्रदूषण के बारे में बात करें तो वायु प्रदूषण की ये स्थिति रही दिल्ली NCR के बाद पूरे देश में बिहार की हवा सबसे ज़्यादा खराब रही है। यहाँ राजधानी पटना में तो AQI का स्तर 400 के पार चला गया। जहाँ शाम 5 बजे तारामंडल के आसपास ये 412 दर्ज किया गया। पटना के अलावा राजगीर, सासाराम और सीवान समेत पूरे बिहार में हवा बेहद खराब रही। जहां मोतिहारी में तो 398 तक AQI दर्ज किया गया। पटना का औसत AQI इस दौरान 353 रहा। ये इसलिए भी चिंताजनक है कि 3 साल पहले तक आमतौर पर दीपावली के दिन इतना अधिक प्रदूषण दर्ज किया जाता था जितना सोमवार को शहर में दर्ज किया गया। 2 साल से तो दीपावली के दिन भी 400 के पार AQI नहीं पहुंचा। हवा में सूक्ष्म धूलकण के स्तर से वृद्धि होने से कई क्षेत्रों में लोगों को सांस लेने में भी परेशानी महसूस हुई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।